नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। यूपी की सियासत में इन दिनों स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने खुद को यूपी का गोद लिया बेटा क्या बताया, विपक्षी पार्टियों को उन पर निशाना साधने का मौका मिल गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जहां खुद को उत्तर प्रदेश की बेटी बताकर वोट की अपील कर रही हैं, तो वहीं कांग्रेस की स्टार प्रचारक और गांधी परिवार की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि जब यूपी के पास अपने बेटे हैं तो उसे गोद लिए बेटे की कोई जरूरत नहीं। उधर समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को लगता है कि उनका दल ही प्रदेश का असली बेटा है और इसीलिए वो अपनी पार्टी को जिताने की अपील करते भी नजर आए। इस मामले से जुड़ी एक और दिलचस्प बात भी सामने आई। सूबे के बाल संरक्षण आयोग ने तो बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोद लेने के कागजात पेश करने का नोटिस भी जारी कर दिया। यानी गोद लिए बयान को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिशें खूब की जा रही हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार के चुनाव में असली मुद्दा स्थानीय बनाम बाहरी रहने वाला है, या फिर पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे तमाम इलाके जहां पर वर्षों से समस्याएं चली आ रही हैं, उसकी भी किसी दल को चिंता है। आज स्पेशल एडिशन में हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी को गोद लेने वाले बयान से यूपी चुनाव में विपक्षी दलों को बीजेपी पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। मायावती ने खुद को प्रदेश की बेटी बताया तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने गोद लिए बेटे के मुकाबले यूपी के लड़कों का मुद्दा उठा दिया। आज सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने भी समाजवादी पार्टी को प्रदेश का बेटा बताया। यही नहीं, गोद लिए बेटे के बयान को रणनीतिक मुद्दा भी अब खूब बनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण उत्तर प्रदेश की धरती पे पैदा हुए, गुजरात में आके कर्मभूमि बनाई। मैं गुजरात में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद ले लिया। प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करते करते भावुक हो जाते हैं। यही उनकी रणनीति है तो खासियत भी। इस बार उन्होंने खुद को यूपी का गोद लिया बेटा बता दिया, लेकिन विपक्ष को पीएम मोदी का यूपी से रिश्ता जोड़ना कतई रास नहीं आया। लालू यादव ने ट्वीट कर कहा कि इतना मत हंसाओ भाई। लालू ने मोदी के पंजाब के भाषण की याद दिलाई। मैं हमेशा कहता हूं, मेरा यहां खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता इसलिए है कि मेरा जन्म गुजरात की धरती पर हुआ, कार्य करने का सौभाग्य यहां मिला, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के जो पंज प्यारे थे उसमें एक गुजरात के द्वारिका से थे। ये सच्चाई भी है कि प्रधानमंत्री का हर प्रदेश और हर देशवासी से खून का रिश्ता होता है, लेकिन चुनाव के वक्त इस रिश्ते की याद दिलाने पर कांग्रेस को जबरदस्त ऐतराज है। कांग्रेस ने कहा कि जब यूपी के अपने बेटे हैं तो गोद लिए बेटे की जरूरत क्या है। उत्तर प्रदेश को किसी बाहरी नेता की जरूरत नहीं है। यहाँ का एक एक नौजवान नेता बन सकता है। यहाँ का एक एक नौजवान इस प्रदेश का निर्माण करेगा, नया निर्माण करेगा, नया उत्थान करेगा, नया विकास करेगा। मोदी जी जहां भी जाते हैं कोई ना कोई रिश्ता बना देते हैं, सौदा करते हैं। मुझे ये दे दो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। मुझे ये दे दो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। हर बार मोदी चुनाव के एजेंडा तय करते रहे हैं। विपक्ष सफाई में दलीलें देता है और हार जाता है, लेकिन सपा कांग्रेस ने इस मौके को घर के लड़के बनाम बाहरी मोदी की लड़ाई बनाने की तैयारी कर ली है। सपा नेता आजम खान ने तो कह डाला कि पीएम जबरन यूपी की गोद में बैठ गए हैं। वहीं मुलायम सिंह ने सपा को यूपी का असली बेटा बताया। वो कह रहे हैं यूपी ने उनको गोद लिया है। मोदी जी कह रहे हैं यूपी ने उनको गोद लिया है। किन्हें? मोदी जी को। मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी को कहने से कहना हो, मोदी जी क्या क्या कहते हैं आपको पता है। गोद समाजवादी पार्टी को लिया है वो तब। मायावती भी खुद को यूपी की बेटी बताकर सगे और सौतेले की लड़ाई में कूद पड़ी हैं। तो यूपी के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने तो पीएम मोदी से गोद लेने के कागजात पेश करने के लिए बकायदा नोटिस भेज दिया है। दरअसल बीजेपी ने अखिलेश बनाम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस वजह से बिहार की तरह यहाँ भी बीजेपी ये बताने में नाकाम रही है कि चुनाव जीतने पर कौन होगा सीएम का चेहरा। सपा कांग्रेस गठबंधन और बीएसपी अगले चरण के चुनाव में इसका फायदा उठाने की फिराक में है। सचिन शर्मा, APN।
यहाँ तो यूपी की सियासत में इन दिनों स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने खुद को यूपी का गोद लिया बेटा क्या बताया। अब विपक्षी पार्टियों को उन पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर जीत का समीकरण उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या है। यूपी चुनाव में क्या बाहरी बनाम स्थानीय मुद्दा ही कारगर साबित होगा, जो अब आगे के चरण बाकी रह गए हैं। क्या ये बेटी बनाम बेटों की जंग बनती हुई नजर आ रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपकी मुलाकात अपने आज के मेहमानों से कराते हैं। नोएडा स्टूडियो से दो खास मेहमान हैं। शहजाद पूनावाला कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे, कांग्रेस के नेता हैं। शहजाद जी, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए दिनेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत। साथ ही लखनऊ से दो खास मेहमान जुड़े हैं। मोहम्मद अब्बास साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अब्बास साहब, आपका भी बहुत स्वागत। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहल जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत दिनेश सिंह जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि ये मुद्दा प्रधानमंत्री के बयान के बाद अब गर्म होता नजर आ रहा है। क्या अब ये जंग स्थानीय बनाम बाहरी की हो गई है सिर्फ? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है ना कि उत्तर प्रदेश की जनता ने या उत्तर प्रदेश ने उनको गोद लिया हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में 2014 में चुनाव हुआ था और उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया था। ये सिर्फ वो गोद लेने की बात नहीं है, जनता ने इसको प्रूव भी किया है ना। अब दूसरी पार्टी क्या कहें, इसको सर्टिफिकेट लेने का काम हमको समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से या बहुजन समाजवादी पार्टी से थोड़ी है। वो इसी देश के रहने वाले हैं और इसी देश के अगर नेता हैं तो चाहे गुजरात में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चूंकि अब उत्तर प्रदेश से वो जनप्रतिनिधि हैं और लोकसभा के सदस्य हैं, तो अब इसमें ये बात बचती ही कहां है कि उत्तर प्रदेश कहीं के बाहर के हैं। अब तो यहाँ के ही है ना, वो तो लोकसभा के सदस्य हैं। अब इसको तय करने की जिम्मेदारी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है ना? ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जैसे लोग बता रहे हैं, लोग तो क्या बता रहे हैं कि हम अमुक जात के हैं, हम अमुक धर्म के हैं, वो तो बता रहे हैं मैं यहाँ का बेटा हूं ना। इसमें तो दूसरे लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं और प्रधानमंत्री की जो कहना था वो कह दिए और उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको स्वीकार करके 2014 के चुनाव में बता भी दिया। यही नहीं बताया, अभी हाल फिलहाल जो चुनाव चल रहा है ना, इसमें भी एमएलसी के चुनाव थे। उस एमएलसी के चुनाव में भी लोगों ने सिद्ध किया और भारतीय जनता पार्टी के 3 कैंडिडेट इस चुनाव में भी जीते हैं। तो जो बातें कर रहे हैं उनके कितने कैंडिडेट जीते हैं, वो आप अंदर के हैं कि बाहर के हैं, तय जनता करती है ना। जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, तो जनता जनार्दन ने तय कर दिया। मुझे लगता है अब कोई बहस का मुद्दा है ही नहीं। ठीक है शहजाद पूनावाला, अभी तक आपकी पार्टी ये कहती रही है कि 27 साल यूपी बेहाल, हालांकि नई दोस्ती के बाद अब आप लोग कह रहे हैं कि यूपी में काम बोलता है। इस तरह के मुद्दे को तूल देना चाहिए। क्या विकास के मुद्दों की कमी है? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि इस पूरे वाक्य का, स्टेटमेंट का क्या अर्थ था। हम ये नहीं कह रहे कि स्थानीय नहीं है या बाहर के है, इसका मतलब कि उस क्षेत्र से नहीं है इसलिए वो कुछ कम उनमें है। नहीं, मैं आपको उन्हीं की बात का मतलब समझा रहा हूँ। 2014 चुनावों से पहले मोदी जी ने कहा गंगा मैया ने बुलाया है, तो उनका बेटा आ गया है। 73 सांसद इनके चुन के आए। लोगों को लगा कि अब बेटा, गोद लिया हुआ बेटा माँ के अरमान पूरे करेगा। आप देखिए, जो गांव को मोदी जी ने गोद लिया, जयपुर जी, आप शरद प्रधान से वाकिफ होंगे, बहुत बड़े पत्रकार है। उनकी रिपोर्ट है कि जयपुर की हालत आज उससे भी बदतर है, जिससे पहले मोदी जी ने उनको गांव गोद लिया था सांसद योजना के तहत, उससे भी बदतर हालत आज उनकी गांव की है जिसको उन्होंने गोद लिया था। गंगा मैया को 3 साल में साफ करने का उन्होंने संकल्प किया था। ये एनजीटी की रिपोर्ट है। एनजीटी, एक बूंद गंगा का साफ नहीं हो पाया। 2 करोड़ नौकरियां उत्तर प्रदेश के युवकों को देने की बात थी, उसमें से 1 नौकरी नहीं मिल पाई। और आज मोदी जी अपना विकास का जो मुखौटा है त्याग के अपनी विनाश की राजनीति पर उतर ही आए। आ गए ना फतेहाबाद में क्या बोला उन्होंने कि अगर वहां पे कब्रिस्तान बनेगा तो यहाँ पे शमशान घाट भी बनना चाहिए। इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है आप भी जानते हो। ये बिहार में भी स्टेटमेंट बोला गया था, आपकी पार्टियां, बिहार में भी स्टेटमेंट बोला गया था कि पटाखे पाकिस्तान में बजेंगे। ये बयान प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर शमशान वाला जो जिक्र कर रहे हैं, तो उन्होंने ये भी तो एक लाइन कही कि अगर होली में बिजली मिलती है तो ईद में भी बिजली मिलनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। मेरी बात उस बयान को क्यों काटते हैं? मेरी बात सुनिए, जो एक प्रधानमंत्री के पद पे आसीन है उसको ये शोभा नहीं देती कि वो इतने
खुले तरीके से योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज की जुबान बोले, हालांकि वो उन्हीं के पार्टी के हैं और उन्हीं को वो संरक्षण देते हैं, पर जब वो खुद ही इसी भाषा पे, इस लहजे पे उतर आए, तो ये समझ लीजिए कि जो बिहार में हाल हुआ है वही हाल होने के लिए बाकी है। और जहां तक सौतेले और पराये की बात है, तो मोदी जी को तो उत्तर प्रदेश ने अपना लिया, गोद में बिठा लिया और सब कुछ दिया, पर मोदी जी ने जो सौतेला व्यवहार उत्तर प्रदेश की जनता के साथ किया है, इसी के चलते आज भारतीय जनता पार्टी बाहर की पार्टी बन चुकी है और यूपी के काबिल लड़के जीतेंगे और इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, मोहम्मद अब्बास साहब, आऊंगा दिनेश जी, आऊंगा आपके पास। अब्बास साहब, ये मुद्दा कितना कारगर साबित होगा चुनावी बेला में? देखिए, मुद्दा कारगर नहीं है, इन पे कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। हर 50 किलोमीटर हर फेस में जाके ये अलग अलग मुख्यमंत्री का चेहरा बना रहे हैं और असल इनकी साजिश ये है कि अगर इनकी तिकड़म लगी तो अमित शाह को प्रोजेक्ट करेंगे ये मुख्यमंत्री के लिए। इसलिए बार बार गोद की बात कर रहे हैं कि अगर वक्त आया तो कहते कि साहब हमने गोद की थी, ये गोद में ना आया तो इसे गोद में आएंगे। असल में ये हताश है, निराश है। यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का इतना बड़ा चेहरा हो गया है, इतना उनका काम लोगों को पसंद है और राहुल जी का, अखिलेश जी का साथ पसंद है। अब ये कह रहे सब गोद लिया बेटा, कि जनता इनसे नहीं पूछी कि बेटा बहू कहाँ है, बहू का पता है, बहू कहाँ छोड़ा है? जयापुर को इन्होंने गोद लिया था, इनके गोद की तो बताई ना मेरे भाई पूना वाले ने बताया, शहजाद ने, कि जयापुर बनारस के सबसे, अब हम चूंकि प्रधानमंत्री लिया, उसे जनेश्वर मिश्र योजना में नहीं ले सकते, उसे हम लोहिया गांव नहीं बना सकते, चूंकि प्रधानमंत्री अगर एक योजना में एडॉप्ट हो जाता है तो दूसरे में बाकी सब गांवों का विकास हो गया, बाकी सब तरक्की कर गए। और जयापुर बेचारा वो सीता मैया की तरह चला गया जिसे रावण साधु के भेष में आके छल के ले गया था कि बेटा आया, जयपुर भी चला गया, बनारस चला गया। ये देश को छलने और ठगने की बात करते हैं, इन पे कोई विजन नहीं है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश को राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी और ये सशक्त साथ है, ये घबरा रहे हैं 2019 से कि उत्तर प्रदेश की रणनीति के बाद ये बचेंगे कहां। और ये सत्य है, 2017 सेमीफाइनल है, 3 चरणों ने लंबी लंबी लाइन लगाकर आपने कहा था, जो देश चिल्ला रहे थे कि लाइन में लोग मर गए, देशद्रोही है, चिल्ला रहे हैं, गरीब मरा था, आपने किसी को कुछ नहीं दिया, मरने वाले को भी अखिलेश यादव जी ने पैसे दिए, आपने व्यापारियों को देशद्रोही बता के लंबी लंबी लाइनों में लगा दिया, जबकि अमित शाह जी के बैंकों में 500 करोड़ रुपए कोऑपरेटिव बनते। आपने उत्तर प्रदेश के किसानों का सारा सिस्टम, बुआई के समय आपने कोऑपरेटिव बैंक को बंद कर दिया। आपने उत्तर प्रदेश को बुरी तरह से, इनका यह था किसी तरह से हम इसे, ऐसा नोटबंदी उत्तर प्रदेश को चुनाव के लिए क्या था कि अफरा तफरी का माहौल बना दे और फिर हम बड़े दानवीर करण की तरह आकर लुटाए। ये कहते साहब हम ये देंगे। अब हम इनसे पूछना चाहते हैं, बिहार को कहा था 50 नहीं, कोई स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा होना चाहिए क्या? आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव विकास पुरुष हैं, तो विकास पर बात कीजिए ना। बुंदेलखंड, पूर्वांचल जैसे तमाम इलाके उत्तर प्रदेश में जहां पर बहुत समस्याएं हैं, उनको लेकर बात क्यों नहीं करते? तो मोदी जी कब गए उन इलाकों में? उत्तर प्रदेश चले गए। हर समस्या के लिए अखिलेश यादव जी ने जुझू कर संघर्ष किया है, सड़क से काम किया है और काम बोलता है। यह एक्सप्रेसवे जो बना है, गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी अब्बास साहब? किलोमीटर गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी? गठबंधन इसलिए पड़ी, डर था, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं और जुमलेबाज लोग हैं। आज देश, अब डी नोटिफिकेशन नोटिस आई, देखो ना, नोटबंदी के बाद क्या हाल हुआ, जीडीपी गिर गई, 15 लाख करोड़ एनआरआई लेके बग गए। तो खाली प्रदेश का मसला नहीं, पूरे मुल्क के बचाने का प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसी प्रश्न चिन्ह को लेके और केंद्र में एक मजबूत विकल्प देने के लिए उत्तर प्रदेश से राहुल जी का साथ जाएगा। ठीक है, सिद्धार्थ कलन जी, मैं आपके पास आता हूं। आपने तीनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुना, आप क्या देखते हैं? ये जो मुद्दा उछालने की कोशिश की जा रही है कि ये अपना, ये सौतेला, ये कितना कारगर साबित होगा? इसका वोट बैंक पर असर पड़ता है क्या? देखिए, ये तो अक्षय आपने कहा है कि चूंकि चेहरा नहीं है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास, किसी चेहरे को सामने रख के चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, और उसके सामने एक मुद्दा और ये खड़ा हो गया कि जब अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इन दो लोगों को यूपी का साथ पसंद है के नारे के साथ इन लोगों ने चुनाव प्रचार शुरू किया कि वे उत्तर प्रदेश की धरती के बेटे हैं जी। तो एक तो ये आया कि था बाहरी बनाम यूपी वाले का एक
इशू खड़ा हो गया। मेरा मानना है अक्षय जी कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े इशू थे जिन इश्यूज को बनाना चाहिए, और कम से कम प्रधानमंत्री को तो उन मुद्दों को सामने रखना चाहिए कि ये विकास के मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में जो एड्रेस नहीं हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं किया। अब जब बाहरी बनाम इसकी जंग शुरू हुआ और खुद भारतीय जनता पार्टी के भीतर शुरू हुई कि चुनाव प्रचार की कमान अमित शाह नरेंद्र मोदी के हाथों में है, जो गुजरात से आते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर राजस्थान से आते हैं, तो इस तरीके से जो पूरा उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी खुद वो बाहर के प्रदेशों के लोगों के हवाले है, चुनाव प्रचार गुजरात के लोगों के हवाले है, कोई चेहरा नहीं है, तो इस तरह का एक जिद्दोजहद से तो गुजर रही है पार्टी। तो उसका एक ये जो उससे चलते जो संकट खड़ा हुआ है, बार बार प्रधानमंत्री को ये बताना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश से उनका क्या रिश्ता है, अब वो गोद लिए बेटे हैं या कभी गंगा मां ने बुलाया है। और खैर ये प्रधानमंत्री जी की आदत है या इसे कहिए उनका एक वो है कि आसाम से लेके पंजाब से लेके हर जगह से कोई ना कोई रिश्ता निकालना, ये उनकी एक ओरेटरी उसका एक स्किल का एक वो है। दूसरा मैं दिनेश सिंह जी को बता दूं, अभी विधान परिषद चुनाव का जिक्र किया जी। बिहार के चुनाव में, बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए, ठीक 32 दिन पहले विधान परिषद के चुनाव हुए और बहुत बड़ी बड़ी हेडिंग छपी कि बिहार के विधान परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड सफलता मिली। तो विधान परिषद के चुनाव का मिजाज दूसरा होता है। बिहार में बहुत जबरदस्त सफलता मिली थी। कृपया करके उस विधान परिषद के चुनावों को उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनावों के मिजाज से जोड़ करना बताया जाए कि साहब कोई वेव है, कोई लहर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर कोई बैठा हुआ मान रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई वेव नहीं है, कोई वेव नहीं है। ना अब्बास साहब कह सकते हैं कि अखिलेश वेव चल रही है और ना दिनेश जी कह सकते हैं कि कोई मोदी वेव चल रही है। कोई वेव नहीं चल रही है। वेव न चलने के बाद दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह भी है कि कोई एक मुद्दे पर भी चुनाव नहीं हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसानों के मुद्दे पे हो रहा हो या कानून व्यवस्था के मुद्दे पे हो रहा हो। एक सुपरफ्लुअस सा जो है वो इसीलिए सिद्धार्थ जी, इसीलिए आज हम इस बहस को लेकर आए हैं कि विकास की बातें तो सभी दलों की तरफ से की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास के मुद्दों से भटक जाते हैं। कुछ ऐसे मुद्दों को तलाशने की कोशिश की जाती है कि एक दूसरे को कैसे हम नीचा दिखाएं। दिनेश सिंह जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गंगा मां ने बुलाया, 2014 पुरानी बात हो गई कि गंगा मां ने बुलाया है, बेटे तो तभी हो गए, ये बताने की जरूरत अब क्यों पड़ रही है चुनाव के दौरान? अच्छे जी, अभी सिद्धार्थन जी भी कह रहे थे, बाकी लोग भी कह रहे थे कि उन्होंने कहा था गंगा ने बुलाया और वो आए हैं, खुद नहीं आए, उन्होंने बुलाया है और गंगा ने बुलाया था तो उनका आशीर्वाद 2014 में मिला। नंबर एक चीज। और दूसरी चीज, अभी आप पत्रकार हैं, आप कह रहे थे ना कि जहां जाते हो जरा अब्बास जी यार बीच में बोलने की आदत नहीं, जरा मेढक वाली बात हम कहीं हम ही चले जाएं। ठीक है, नहीं अपनी बात रखिए, आप सभी मेहमानों से अनुरोध तकलीफ हो रही है। ठीक है, दिनेश लीजिए, सुन लीजिए बीच में प्लीज प्लीज। अब्बास साहब मैं बोलूंगा, बोल नहीं पाएंगे, बता दे, चुनौती दे रहा हूँ, आप बोल नहीं पाएंगे। मैं कह रहा हूँ बोल नहीं पाएंगे, अब्बास जी बोल नहीं पाएंगे, इसलिए शांति, आपसे तेज बोलता हूँ, इसलिए शांति बैठिए। कृपया करके शांत हो जाइए। मुझे सारे लोगों का, दोनों लोगों का उत्तर मुझे ही देना है। ठीक है, धैर्य रखिए। ठीक है, आप चर्चा, और मैं ये समझता हूं ये सारे नेताओं को संबंध स्थापित करना चाहिए। ये बुरी बात नहीं है एक जनप्रतिनिधि को। आप सिर्फ अपने परिवार से संबंध स्थापित कर देंगे, एक परिवार को आज स्टेब्लिश कर देंगे, अच्छी बात नहीं है। दूसरी चीज, अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे, जी का नाम कहाँ है? मुरली ठीक है, अब्बास साहब बोलने की बीमारी है क्या? जरा सुनिए। हम कह रहे थे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में आपने जयापुर का नाम लिया, जरा अपने पार्टी के एक सांसद के आदर्श गांव से तुलना करके आप बताए होते कि हमारे आदर्श गांव में जो लिया था उसने इतना बेहतरीन काम कर दिया। मैं चुनौती देता हूं, आपके पार्टी के जिस भी सांसद का आप बताइए उसका आदर्श गांव देख लिया जाए और प्रधानमंत्री का आदर्श गांव देख लिया जाए। आप ये मत कह दीजिएगा कि इटावा चल के देख लीजिए। अभी सुनिए, जरा सुन लीजिए। अरे भैया, आपका समय आएगा तो बोलिए, आपका जाने का समय आ रहा, सुनिए। अरे सुन लीजिए, कई सवाल है, सबका उत्तर देना है, सुनिए। अरे अब्बास जी सुन लीजिए। ठीक है, अब्बास साहब बात करिए। अब्बास जी जरा कान का इस्तेमाल करके अच्छा बोल पाएंगे। दूसरा, आपने कहा गंगा की सफाई की बात, प्रधानमंत्री जी ने गंगा को साफ करने की बात कही थी, तो गंगा को साफ करने के प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी एक सरकार काम कर रही है ना। जरा अब्बास जी जरा रुक जाइए, रुक जाइए। ठीक है दिनेश जी, आप भी थोड़ा संयम बरतिए। और अब्बास साहब, अब्बास साहब, आप सभी मेहमानों से अपील है, सुन लीजिए सर, आप सभी से अपील है, इस बहस का कुछ सार्थक नतीजा निकले ना, सिर्फ हो हल्ला, ये चुनावी मंच मत बनाइए। मैं सिर्फ अब्बास साहब,
आपको पूरा मौका मिलेगा, आप अपनी बात रखिएगा, दूसरों की बात सुनिए, फिर उसके बाद उन पर जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, मैं ये कह रहा था निवेदन। और आप दूसरा आपका सवाल था गंगा स्वच्छता के लिए, तो केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, एक प्रदेश की आपकी सरकार है, मिलजुल कर काम करना है, गंगा को स्वच्छ करना है, आपका प्रयास क्या रहा? दूसरा, तीसरी चीज, हमारे कांग्रेस के साथी ने आरोप लगाया कि हमने इतनी नौकरी देने का वादा किया था। आप जिनके साथ गए हैं, उत्तर प्रदेश का एक परिवार सेटल हो गया है, जिसके साथ पूनावाला जी गए हैं, उनके यहां से कितने जनप्रतिनिधि हैं, जरा इनसे पूछ लीजिएगा, नहीं आप बता दीजिएगा। अभी इस चुनाव के दौरान 3 दिन पहले हाई कोर्ट में लगभग 7,000 नियुक्तियों को रोका गया। जितने भी रोजगार के अवसर थे, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, सिर्फ अवसर नहीं जाता है। इनके एक मंत्री के ऊपर अभी परसों एफआईआर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई है। जरा इनके प्रवक्ता से पूछ लीजिएगा कि उनकी गिरफ्तारी करोगी। अक्षय जी, आपसे कह रहा हूं, नहीं तो बीच में बोल देंगे। चौथी चीज, 2 महीने का समय मांगा। अरे जरा सुन लीजिए, अभी आप पूछेंगे तो आप बोलिएगा। और चौथी चीज, हमारे समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि इनके पास चेहरा नहीं है। जरा सुनिए, अरे जरा चेहरा देखिए, चेहरा बता रहा हूं। आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं है। जब महाराष्ट्र में हम चुनाव लड़े तो चेहरा आपसे मांगने गए थे, जब हम हरियाणा में चुनाव लड़े तो हम चेहरा आपसे मांगने गए थे। तो चेहरे की कमी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। चेहरे की कमी अगर है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास है, और ये बाध्यता नहीं है। हमारे पास बहुत चेहरे हैं, एक सामान्य सा भी कार्यकर्ता आपके चेहरे से बड़ा चेहरा है। नहीं, लेकिन आरोप यही लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री रिश्ता तो बना लेते हैं, लेकिन उन रिश्तों को निभाते नहीं है। ये इसलिए आप नहीं कह सकते। अभी आपने नहीं, उसी पे मैं आ रहा था। आप एक सवाल में लिखा था, जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कि आपने 125 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया। अब्बास जी, ये प्रधानमंत्री की आंखों का विश्वास है, एक व्यक्तित्व का विश्वास है कि पूरा देश लाइन में लग गया। ये घटना नहीं हुई। आपने तो हमेशा 150 मर गए। अरे जरा सुन लीजिए ना, मुआवजा बांटने का काम करिए, और कोई काम तो आप कर नहीं सकते हैं। ये विश्वास है, और आपके पेट में दर्द हो रहा है अब्बास जी, हो सकता है आप ना बदल पाए हो। उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, और दवा क्या भाव में मर गया। और सुनिए, और आप चर्चा कर रहे हैं कि हमने विकास किया। आप ही बता रहे थे, आपने एक्सप्रेस वे की बात की। मैं कई बार आपको चुनौती देता हूं। अच्छा जी, जरा एक दिन आगरा से आप लखनऊ की यात्रा करके लौट आइए और बता दीजिएगा। आप मेट्रो की बात करते हैं, जरा चले जाकर मेट्रो पर सफर कर लीजिएगा तो हमको बता। अरे आप विकास का मुद्दा बनाइए ना, विकास के मुद्दे पर लड़िए ना, कानून के मुद्दे पर लड़िए ना। मैं तो चुनौती मुश्किल लग रहा है कि बाहरी बनाम स्थानीय मुद्दा जो हो रहा है, मुद्दे पर नहीं, इससे बीजेपी की थोड़ी चिंता बढ़ रही है। चिंता बिल्कुल नहीं। और सुनिए, अभी सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि लहर नहीं चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 फेज के इलेक्शन के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में लहर चल रही हो के आइए। चलिए ठीक है, से होकर उस लहर के नतीजे दिनेश जी, कहीं लोगों का पता नहीं है। लहर के नतीजे 11 मार्च को आ जाएंगे ना, सारी लहर सामने आ जाएगी। क्या लहर चल रही है, तीसरे फेज का चुनाव हुआ, 55 सीटें जीते। ठीक है दिनेश जी, शहजाद जी, मेरा सवाल ये है कि अभी कहा कि स्वच्छ गंगा अभियान, दिनेश जी ने कि स्वच्छ गंगा अभियान का बीड़ा जरूर केंद्र सरकार ने उठाया, लेकिन राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। ये पहले नहीं पता था कि अड़चने आएंगी इस तरह की? पहले क्यों वादा किया था? मुझे 2-3 जवाब देने हैं दिनेश जी ने। हालांकि दिनेश जी ने 3 व्यक्तियों के लिए बोल दिया है। इनको बसपा का यहाँ पे एक समर्थक बिठाते तो शायद बेहतर होता, तो बसपा वाले इनके लिए बोलते। ऐसे भी उनकी अलायंस तो है, ऐसे भी गठबंधन है। अब आप बीच में बोल रहे हो, अब आप बीच में बोल रहे हो, आप वही बीमारी से ग्रस्त हो जिससे आप देखिए। अब मेरी नहीं मत करिए, बाद में अपने मौके में। अब मेरी बात सुनिए अब्बास भाई, 1 सेकेंड, मेरे पास जवाब है सर, मेरे पास जवाब है, आपके सहयोगी जवाब। इन्होंने कहा गंगा मैया के विषय में कि अखिलेश यादव जी की सरकार पे, भैया एनजीटी का सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है यूपी सरकार के खिलाफ नहीं आया, ये केंद्र की सरकार के खिलाफ आया कि हजारों करोड़ खर्च कर दिए बेटे ने, पर मैया की सफाई हुई नहीं है, मैया के पैसे खा गए क्या? ये सरकार के, केंद्र सरकार पे फैसला है। पहली बात। दूसरी बात, नौकरियों का जवाब मैंने मांगा तो गोल कर दिया। अब ये बोल रहे कि आप बताइए आपने क्या किया, तो मैं बताता हूं हमने क्या किया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने लखनऊ मेट्रो खड़ी कर दी, एनओसी इनकी सरकार ने नहीं दी, वरना आज से चलने लगे वो मेट्रो। 12 साल गुजरात में रहे मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री रहे 3 साल, उन्होंने अभी तक एक पिलर खड़ी नहीं की है गुजरात में मेट्रो की। आज अगर आप देख ले, जिस दर से जो नेशनल इनकम उत्तर प्रदेश में बढ़ी है वो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है।
एग्रीकल्चरल ग्रोथ उत्तर प्रदेश में जो बढ़ी है वो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। गन्ना किसानों के विषय में इन्होंने कहा था 50% एमएसपी बढ़ा के दूंगा, एक फूटी कौड़ी नहीं दी। अखिलेश यादव ने 240 से 305 कर दिए प्रति क्विंटल और 7,500 करोड़ रुपया बकाया चीनी मिलों से जेब से लेकर गन्ना किसान को दे दिया। इन्होंने गन्ना किसान को नहीं, विजय माल्या की जेब में 1200 करोड़ डाल दिए। तो इनको पूछना है कि भैया आपने जो बड़े वादे किए और आपका बेटा जो है मोदी जी अपनी मैया की गोद में नहीं जाता है, विदेश घूमता है, जरा पासपोर्ट वीजा लेकर बुंदेलखंड भी आ जाए, वहां पे किसानों को कर्ज माफी कर दे, वहां पे बिजली आदि कर दे, पर ये सारी चीजें नहीं दे रहे मोदी जी। 1 लाख करोड़ रुपया अडानी जी को दे रहे हैं। तो इसीलिए ये साबित होता है कि बेटा तो गोद ले लिया गया, पर चलिए ठीक है, इस पर हम जवाब लेंगे, इस पर हम जवाब जरूर लेंगे। मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से। आप सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। मुफ्ती साहब, बहुत स्वागत है आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सर, ये जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब जो एक मुद्दा गर्म हो रहा है स्थानीय बनाम बाहरी का, इस मुद्दे को किस नजरिए से आप देखते हैं और किस नजरिए से देखा जाना चाहिए? यकीनन स्टेट के लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि उसके घर का वजीर आला हो, का मुख्यमंत्री हो, और अगर इस तरह की कोई बात आ रही है तो यकीनन ये स्टेट के जो रहने वाले हैं वहाँ के लोगों के भावनाओं से किसी न किसी तौर पर ये खिलवाड़ है। इतना बड़ा स्टेट, इस स्टेट में कोई ऐसा लीडर नहीं होगा कि बाहर से ला करके जो है मुख्यमंत्री बिठा दिया, तो यकीन है तो वो अपने प्लानिंग में नाकाम हो जाएंगे, उससे बहुत गलत मैसेज जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो अभी मैं देख रहा हूँ, मैंने कई स्टेट का दौरा किया, कई डिस्ट्रिक्ट का भी दौरा किया है, और जहाँ पर जो चीजें सामने आ रही है मुसलमानों के ताल्लुक से, तो ये गठबंधन खास खुशफहमी भी बहुत ज्यादा मुब्तला हो गए हैं अखिलेश और राहुल गांधी जी के। हमारे गठबंधन की वजह से सारे मुस्लिम वोट हमारी तरफ आ रहे हैं और हमारी हुकूमत बन रही है। मैंने देखा है कि 2 फेज का इलेक्शन, आज तीसरे फेज का इलेक्शन, ऐसा नहीं किया। इस बार मुसलमान बीजेपी के डर से और खौफ से वोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि पॉलिसी और प्रोग्राम की बुनियाद पर वोट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि किसके मैनिफेस्टो में क्या है, किसके पास हमारे आते हैं, पिछले 5 सालों में किसने क्या किया है, वो पूरा मैनिफेस्टो का एनालाइज कर रहे हैं और उसके बाद जो है वोट कर रहे हैं। हम ये देखते हैं इस वक्त सारी मुस्लिम तंजीमें, जितनी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, खा वो जामा मस्जिद दिल्ली हो या जामा मस्जिद लखनऊ हो या उसके अलावा दूसरी बड़ी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, देवबंद से लेकर के बरेलवी मकतब फिक्र तक, सबने एक जबान में ऐलान कर दिया है बीएसपी को वोट देने का। सिर्फ इस वजह से कि अखिलेश सरकार पिछले 5 साल में जो भी मुसलमानों से रिलेटेड जो वादे किए थे उसमें एक भी पूरे नहीं किए। 14 वादे जो मैंने खास तौर से अभी एनालाइज किया है, उसमें एक भी कहीं ऐसा नहीं है जिस पर अंगुली रखा जाए कि उस वादे को पूरा किया हो। हाँ, अगर वो चर्चा किए होते 5 साल, पिछले 5 सालों में अगर कोशिश किए होते और किसी वजह से नाकाम हो जाते उसको पूरा करने में, तो किसी हद तक उस पर बात की जा सकती थी। इन्होंने पिछले 5 साल पर उस पर चर्चा तक नहीं किया। सर, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। अल्पसंख्यकों को लुभाने की कोशिश तो खूब हो रही है। अल्पसंख्यक समाज में और भी धर्म के लोग भी आते हैं, लेकिन खास चर्चा एक ही समुदाय को लेकर होती है। सर, उनके लिए असल मुद्दा क्या है? विकास मुद्दा है या उसके अलावा और तमाम मुद्दे हैं? असल में सेकुलरिज्म के नाम पर हमेशा मुसलमानों को जो है ना वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है, और ये मुसलमान इस्तेमाल भी सिर्फ इस वजह से होते रहे हैं कि उनके पास पॉलिटिकल सूझबूझ नहीं थी, पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं थी। और मैं देखता हूं कि आजादी के बाद से आज तक सिर्फ और सिर्फ खौफ की सियासत मुसलमानों के साथ होती रही है। बीजेपी का खौफ दिला करके वोट हासिल किया जाता रहा है। चाहे मुसलमानों के लिए कोई काम किया जाए या न किया, सिर्फ डर दिखा देना, भय पैदा कर देना है मुसलमानों के दिल में कि बीजेपी आ जाएगी तो तुम्हें खा जाएगी या क्या कर देगी, नहीं कर देगी, इस तरीके का एक ठीक है। मुफ्ती साहब, मैं आपके पास आऊंगा और उस मोहम्मद अब्बास साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अब्बास साहब, मुफ्ती साहब को आपने सुना है, क्या जवाब है उनकी बातों का? मुफ्ती साहब, बुखारी साहब ने तो राज्यसभा तय करी, आपने क्या तय करा है बसपा से? कोई गैरतमंद आदमी जिसे मायावती वीरांगना जैसी वीरांगना ने गुजरात में जाके हजारों आदमी के कातिल को कहा यह शेर है, जिस मायावती ने कहा कि मुसलमान गद्दार है, जिस मायावती ने हाजी याकूब जैसे बाशरे आदमी को जो मौके का वजीर था एक चपरासी के पैरों पर झुकाकर अपनी बरादरी के माफी मांगी। अब्बास साहब, आपके पार्टी के संरक्षक को क्या कुछ डील मिली है?
उन्होंने भी तो कहा था कि अखिलेश यादव से कि आपकी पार्टी ने मुस्लिम समुदाय के लिए कोई काम नहीं किया, वो भी कोई डील थी क्या? अब्बास साहब मेरी बात भी सुन लीजिए, वही मुलायम सिंह जी है जिन्होंने जो है। मुफ्ती साहब आपको सोचना चाहिए, अगर आप मायावती गैरत नहीं होगी मुसलमान कोई बगावत नहीं है। सिंह जी के ये भी बोल सकते हैं ना, मौलवियों के फतवे आप शामसी महाराज को शामिल किया, फतवा यजीद भी जिन्होंने जो है कप्तान सिंह को पार्टी में शामिल मुसलमानों को बेचने का पहली बार मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर आप इमामत करें थे। कत्ले हुसैन का फतवा यजीद भी घूम रहा था, बीजेपी को फायदा। ठीक है मुफ्ती साहब, मैं आपके पास आऊंगा। अब्बास साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब्बास साहब अपने दामन में भी झांकिए। अब्बास साहब सवाल भी सुन लीजिए ना सर। चुनाव लड़के देखे ना अब्बास साहब, आप कितने बड़े खैर का हैं, आप आइए पब्लिक में। अब्बास साहब पैसे पकड़ कर पब्लिक में है ना, सभी सियासी दल हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। अब्बास साहब मुसलमानों को इस तरह से जलील और रुस्वा ना करें। मोहम्मद अब्बास साहब, आपसे निवेदन है, आपसे जो सवाल किया कि आपकी पार्टी के संरक्षक की भी कोई डील हुई क्या, जो उन्होंने खुले मन से बोल दिया। अपनी जबान पे लगाम अब्बास साहब और तहजीब के साथ बात करें। अगर आपको किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको इसका ये नहीं होता कि उसको खुलेआम ये इजाजत दे दी जाए कि जो जबान में आए बोल दे। पहले अब्बास साहब बात करने का तरीका सीख लीजिए, फिर पॉलिटिक्स कीजिएगा। बात करने का तरीका सीख। अब्बास साहब जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब आपकी तरफ से नहीं आ रहा है। बात करने का तरीका एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक जा रहे हैं, ब्रेक के बाद इस पर हम जवाब जरूर लेंगे। दिखाए तो फौरन वो एजेंट हो जाता है, पर आप इल्जाम लगाते हैं। 3 तलाकों पे पूरे मुल्क में रुस्वा मुसलमान आप जैसे लोगों की वजह से हो रहा है। आप पहले मजहब की बात कीजिए, सियासत का काम पॉलिटिशियन लोगों को करना चाहिए, मुसलमानों में भी है। बात करना ठीक है अब्बास साहब, आता हूं, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। बात करें यूपी की सियासत की, जहां पर इन दोनों स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हम रुख लखनऊ का करेंगे। मोहम्मद अब्बास साहब, जो ब्रेक पर जाने से पहले जो मेरा सवाल था, मुफ्ती साहब की तरफ से जो सवाल उठाए गए थे कि आपने जो वादे किए थे वो वादे तो पूरे नहीं किए। देखिए मोदी जी तिल मिला रहे हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी बाद भी। 10,000 कब्रिस्तान, 4 दीवारी, हमेशा तमाम यही चिल्लाते थे माफिया ने कब्जा कर लिया, ये खा गया, फला मुतवल्ली बेचे जमीन खा गया। 10,000 कब्रिस्तानों की दीवारी कराई, कब्रिस्तान भी कराया, 100 शमशान भी बनाए। 10,000 मौलवियों को नौकरी दी। 18% योजनाओं में दखल। बड़ो बेटियां मुस्लिम्स के लिए था। आरक्षण का वादा भी तो था। भाजपा वाले अब्बास साहब, आरक्षण का वादा था ना। ये ब्रीफ केस पकड़, आरक्षण पर जवाब दीजिए। मसला होता केंद्र सरकार से, आरक्षण का मसला होता केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार में कई बार 17 पिछली जातियों को हमने देने की कोशिश करी, रिजेक्ट कर वो कर देते हैं। आरक्षण तो प्रस्ताव तो बनाकर भेज सकते थे अब्बास साहब, इतनी जहमत तो उठा सकते थे ना अगर वादा किया था। हमने सारे वादे पूरे किए। आरक्षण देने की प्रक्रिया में 18% हमने योजनाओं में सीधा लाभ दे रहे हैं। ये आरक्षण नहीं है। 10,000 मौलवी रखे गए, ये आरक्षण नहीं है। के बारे में सिर्फ मुझे बता दें कि जिसका उन्होंने पूरे 5 साल में कभी किया। ये मायावती के समर्थक बनने हैं मुफ्ती साहब। मायावती ने हमारे बुजुर्गों के नाम लेकिन मैं सिर्फ सर आपके सहयोगी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शहजाद जी, शहजाद जी, बना दिया, वही ये वादा तो था ना। अब आप लोग एक बार फिर गठबंधन की सरकार की बात कर रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, वादा पूरा होगा। मेडिकल कॉलेज बना दिया, बनाया नहीं बनाया। अब्बास साहब धैर्य रखिए, अब आऊंगा आपके पास। आपसे जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। उस पर अमल किया। मेरा सवाल साफ है, जितना काम समाजवादी पार्टी ने, और सबसे बड़ा काम है मुसलमान के लिए गैरत से जीना। समाजवादी पार्टी में मुसलमान, सर आपकी पार्टी के संरक्षक खुलेआम कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लिए अखिलेश ने कुछ नहीं किया। मोहम्मद अब्बास साहब, अब्बास साहब आ रहा हूं शहजादी आपके पास। राजनीति करना अब्बास साहब मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आपकी पार्टी के संरक्षक कह रहे हैं। अब्बास साहब सवाल तो सुन लीजिए सर, चुनावी मंच पर भाषण दे रहे हैं क्या? अब्बास साहब सवाल सुन लीजिए, थोड़ी गरिमा बनाए रखिए प्लीज जी। सर आपकी पार्टी के संरक्षक हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव, खुले मन से कहा ना कि अखिलेश यादव ने मुस्लिम समाज के लिए कुछ नहीं किया, उनकी भी कोई डील थी क्या? देखिए आप आधी अधूरी बात न कीजिए। मैं मौजूद था, नेताजी ने कहा, कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं कि अखिलेश ने कुछ नहीं कहा, इतनी सी क्लिप चला दी। नेताजी ने फिर कहा कि अखिलेश ने ये करा, अखिलेश ने कब्रिस्तान बनवाए, अखिलेश ने 18% दिया, अखिलेश ने तमाम फलाह बहबूद के विकास के कार्य आजम खान साहब को दिए। अखिलेश ने जितना कहा, इतनी सी एक लाइन चला दी
कि कुछ नहीं। अरे उसके बाद जितना काम किया वो सब बता। सर, परिवार में विवाद आपका हो, जिम्मेदारी मीडिया पर थोपेंगे क्या? कुछ नहीं अब्बास साहब, अखिलेश ने ये सब किया। बवंडर आपकी पार्टी में आपके घर में हो तो उसका ठीकरा फोड़ेंगे क्या दूसरों पर? नेताजी मुलायम सिंह यादव ने कहा था ना कि अखिलेश सरकार में जमीन नहीं, जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, जमीन के लिए काम नहीं हो रहा है, जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। बयान दिखाइए। ये बयान किसका था? ये बयान किसका था? ने बताया था, विस्तार से बताया था कि समाजवादी पार्टी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए क्या 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 किया। आप एक लाइन दिखाएंगे? ठीक है। और शहजाद पूनावाला जी क्या कहेंगे? जो आरक्षण का मसला भी है लोगों के जहन में है, जैसा कि अभी मुफ्ती साहब भी कह रहे थे कि जो वादे किए थे वादे पूरे नहीं किए हैं। अब तो आपकी दोस्ती है, अगर सरकार बनती है तो उन परिस्थितियों में वादा निभाएंगे क्या आप लोग? एक सेकंड, पहले तो आरक्षण का प्लीज मुझे बात रखने दें। अब्बास साहब आपकी आवाज बंद करानी पड़ेगी प्लीज। अब अपनी बारी का इंतजार कीजिए, दूसरों को भी मौका दीजिए ना सर। शहजाद भाई, आरक्षण का जहां तक मामला है, ये इतना सिंपल मामला नहीं है, इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। हमने जैसे यूपीए सरकार ने महाराष्ट्र में एजुकेशन के लिए आरक्षण दिया था, उसको हाईकोर्ट ने लागू किया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तक उसको कायम नहीं रखा है, खत्म कर दिया। जाटों के आरक्षण पे, पटेलों के आरक्षण पे क्या क्या इन्होंने धोखे दिए हैं। केंद्र में जब ऐसी सरकार हो जो आरक्षण नीति के खिलाफ हो, जिनके इनके स्टैंड देखे आप, चाहे वैद्य साहब हो चाहे भागवत साहब हो, तो हमें भी सोच समझकर सूझबूझ कर ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र से उसमें कोई बाधा ना डाले। तो हम लोग उसको करेंगे, निश्चित करेंगे। मेरी बात सुनिए, चुनावी बात सुनिए। उसके बाद 2014 में आपकी सरकार मेरी बात केंद्र में, अक्षय जी, उसके बाद सरकारें बदल गई। अगर हमारी यूपीए की सरकार होती शायद परिस्थिति अलग होती। तो इसका टीकड़ा किसी पे मत फोड़िए। आप ये पूछिए सवाल कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुसलमान छोड़ो, दिल्ली के यहाँ के मुसलमानों के लिए मैं आपको कहता हूं, ओखला में जमीन नहीं थी तो उन्होंने, उत्तर प्रदेश की कुछ सरकार दिल्ली में थी तो उन्होंने वो सरकार की सरकारी जमीन उनको दे दी। 1200 करोड़ की हाँ, जमीन। सुनिए मेरी अब्बास साहब, एक मिनट, मुझे भी पता है, आप सुन लीजिए। और सिर्फ मुसलमान, सिर्फ हिंदू की बात क्यों करते हैं? हर लैपटॉप बच्चे के पास पहुंचा हर मोहल्ले में, क्या लैपटॉप हिंदू मुसलमान देख रहा है? क्या साइकिल बच्चियों की हिंदू मुसलमान देख रही है? ये नजरिया तो भारतीय जनता पार्टी का है, लोगों को बांटने का। माफ कीजिए, ना मोदी जी ने गंगा मैया का धर्म निभाया है, ना इन्होंने गंगा जमुनी तहजीब का फर्ज निभाया है। इसीलिए, और ये दोनों पैमानों पर अखिलेश जी और राहुल जी से जो है सफल साबित हुए। सवाल इनसे पूछिए कि एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। अब मुफ्ती साहब की क्या एम्बिशन है, मुफ्ती साहब क्या चाहते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ठीक है। दिल्ली वाले जो जामा मस्जिद के हैं वो तो भाजपा को भी सपोर्ट कर चुके हैं, ठीक है, और उनके बोलने पे कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं हिलता, उनके घर वाले हार जाते हैं। भाजपा उन जैसे मुफ्तियों को पाले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर भाजपा से पूछिए कि कितने मुसलमानों को टिकट दिया। ठीक है, दिनेश सिंह जी। लोकसभा में भी और उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी। अच्छा जी, मुझको थोड़ा समय दिया करिए, क्योंकि दो लोगों को उत्तर देना पड़ता है। बीच में आपके साथ भी तो है, आपके साथ भी तो है अघोषित। नहीं, मेरे साथ नहीं हो, वो भी आपकी बात कर रहे हैं या तो बसपा की बात कर रहे हैं, और बसपा को मैं टोपी दाढ़ी वाले को नहीं मानते आप? एक मिनट सुन लीजिए, अब आप बीच में इसलिए कि मैं उनको बसपा वालों को भी आपका ही मान रहा हूँ ना। अरे बसपा तो आपकी है। सुन लीजिए, अब हमको कह रहे थे, माफ कीजिए, मुख्तार नकवी। अरे अब्बास जी, क्या दिक्कत है आपको? मैं नहीं समझता हूँ। आपके साथी बोलते तब भी बोलेंगे, हम बोलेंगे तब भी बोलेंगे, अब्बास साहब अभी बहुत मौका है, तब भी बोलेंगे आपके पास। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जितनी बातें आप कह रहे थे ना, कि ज्यादातर समय में आप ही सत्ता में रहे हैं। अगर आज देश इस स्थिति में है तो उसके जिम्मेदार आप हैं, और आप कह रहे हैं कितने मुसलमानों को आपने टिकट दिया, यही तो आप चर्चा कर रहे हैं। हम इंसान को टिकट दिए हैं, हम जाति और धर्म के आधार पर टिकट देने का काम नहीं करते हैं, ना तो जाति और धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हम लोगों से वोट मांगते हैं। और सुन लीजिए, और पहले सुनिए, 2014 के चुनाव में, अच्छा जी, अरे अब्बास जी, क्या आप बोलना चाहते हैं बोल लीजिए, मैं चुप हो जाऊं। जरा सुन लीजिए। अब मैं कह रहा हूं 2014 के चुनाव में पहली बार उत्तर प्रदेश की धरती पे हुआ था, जब आप 2.5 वर्ष की सरकार आप बहुमत की चला चुके थे। पहली बार हुआ उत्तर प्रदेश में जाति और मजहब का बंधन टूटा था, और सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया था। सिर्फ यही नहीं, आप जिस गुजरात की बार बार खौफ दिखाते थे, और मौलाना साहब अभी कह रहे थे, उस गुजरात में जाके देखिए कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है कि नहीं देता है। आप मध्य प्रदेश में जाके देखिए कि वोट देता है। आप तो खौफ दिखाते हो कि भारतीय जनता पार्टी आ गई, खा तो दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी अगर वोट की बात कर रहे हैं, अगर वोट की बात कर रहे हैं, दिनेश सिंह जी, सुरक्षित है उन्हीं राज्यों में, दिनेश जी, भारतीय जनता अगर वोट की अपेक्षा रखते हैं तो टिकट भी देना चाहिए था ना कुछ।
नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, सिर्फ टिकट दे देने से हो जाए तो बता दें। इन्होंने तो सबको दिया, ये तो हर जगह जाके टोपी पहन ले रहा है। और मैंने अभी आप रिकॉर्ड चर्चा कर रही थी, हम कर रहे थे, हमने कहा कि एक दल जब मुसलमानों की बात करता है तो गैर सांप्रदायिक हो जाता है, अगर कोई हिंदू की बात कर दिया तो सांप्रदायिक हो गया। ये कौन सा पैरामीटर है आपका? और दूसरी चीज, आप उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं ना, आपने 5 साल शासन चलाया है। अभी शहजाद जी कह रहे थे कि बहुत अच्छा शासन व्यवस्था, अरे आप ही के युवराज ने कहा था ना कि 27 साल उत्तर प्रदेश बेहाल, आप ही ने कहा था ना, आपका नारा बदल गया। ये उत्तर प्रदेश के विकास की कोई कवायद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दोनों परिवार कैसे बच जाएं। और मुझे लगता है ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान इसलिए हो गया चाहिए क्योंकि अब अलग अलग टारगेट नहीं है, तो परिवार ही नहीं बनाया, तो हम क्या करें? और इसलिए क्योंकि आप ही का ना, हमारा तो पूरा परिवार है भारत देश, हम तो यशोदा बहन बेड़ा को मानने वाले हैं। अब यशोदा बहन करिए मेरे सम्मान में चर्चा नाम तो बस हम इसको मानने वाले हैं, हम इसको मानने वाले नहीं है। परिवार ही पार्टी है, घर ही पार्टी है। और आपने विकास किया ना, मैंने तो आपसे एक सवाल पूछा कि गायत्री प्रसाद प्रजापति हमारे पड़ोस के हैं, मैं आपको अब्बास जी बता दूं, और आप भी जानते हैं बीपीएल कार्ड धारक थे। आज उनकी स्थिति क्या है, आज उनकी हैसियत क्या है? अरे चाय वाला 4 करोड़ का सूट कैसे पहन लिया? जब चाय वाला 4 करोड़ का सूट कैसे पहन लिया? आप अभी तक चाय वाला 4 करोड़ का सूट कैसे पहन और लिया? एक बार प्रधानमंत्री आप बताइए, वो भी बताइए। तो सबको बुरा लग गया। एक बार राजस्थान के केंद्रीय मंत्री बलात्कार में तो बड़ी दिक्कत हो गई ना। अरे रेनकोट प्रधानमंत्री को पहनना चाहिए, ये देश का स्वाभिमान है। रेनकोट, ये देश का स्वाभिमान है, और आपको भी कहना चाहिए था ना, हमें गजब हो गया। हमें ठीक है, ठीक है। सिद्धार्थ गहलोत जी, मुझे आप सुन लीजिए, आप 4 करोड़ का रेनकोट पहनिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। रेनकोट पहना रहे, सुनिए ना, आप बताइए ना, कितने आपसे हजार एक करोड़ सवाल का है, था? आप बताइए ना, मैं आपको आपके बताता हूँ, एक ही वाक्य में बताता की हूँ, तलाशी होगी। एक ही वाक्य में दिक्कत हमारी ये है कि आप तो हिंदुओं की भी बात नहीं करते। हम तो सबकी बात करते हैं, सुनिए, हम 125 करोड़ जनता की बात जी, करते अब हैं। आप हम वही हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं करते, आप आप तो राम मंदिर के नाम पे भी पैसे ठगने वाले लोग नहीं, हो। पैसे हिसाब कौन दीजिए, खाया, पैसे कहीं आपका कौन 4 खाया? करोड़ का सूट आज उसमें से तो नहीं आया। सरकार हो गई, ये आरोप लगा 30 दीजिए। साल से आपको आपने जितने- बेवकूफ आपकी बनाया, सरकार पैसे चली गई, लिए, सरकार सोने की सरकार ईंटें ले चली ली, गई, और वो कहाँ है सोने की ईंटें? सरकार सोने की ईंटें कहाँ गई? भ्रष्टाचार नहीं कहाँ गया, गई सोने की आपने ईंटें? सबको रेनीकोट पहना सोने की दिया ईंटें था। कहाँ गई? कुछ सूट लोग में? कुछ लोग तिहाड़ सूट जाके बूट गए में? हैं, अभी कुछ लोग चलिए ठीक है। सिद्धार्थ गहलोत जी, ठीक है। सिद्धार्थ गहलोत जी, सभी दल विकास की बात तो करते हैं कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन चुनावी बेला में विकास को छोड़कर सारे मुद्दों पर बात हो जाती है। जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम विकास की बात करते हैं, अभी अब्बास साहब कह रहे हैं कि हमारी पार्टी तो सिर्फ विकास के रास्ते पर ही आगे बढ़ती है। ये जातिगत राजनीति क्यों होती है? चाहे बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो, वो तो खुले मन से कह रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव अखिलेश को हराने में जुटे हुए हैं, इसलिए एक समुदाय विशेष हमारे पक्ष में वोट करें ताकि हम भारतीय जनता पार्टी को हरा सकें। इस तरह की अपील। हाँ, उन्होंने कहा भी था कि कट्टर है मुसलमान। अक्षय जी, जिन्होंने अभी कहा कि हम जाति पात धर्म इन सब चीज़ों को नहीं देखते हैं, उनके एक पोस्टर की तस्वीर दिखा दीजिए। उस पोस्टर पे एक ब्राह्मण, एक पिछड़ा, एक ठाकुर, वो आप उस पोस्टर को देख लीजिए। जो उनके रथ निकलते हैं उनको देख लीजिए। जो टिकट दिए गए हैं वो किस तरीके से दिए गए हैं जी। हम जहां बैठ के ये बहस कर रहे हैं लखनऊ, यहाँ पे किस तरीके से टिकट दिए गए कि एक कायस्थ को देंगे, एक क्षत्रिय को देंगे, एक ब्राह्मण ज्यादा है तो दो या 3 ब्राह्मण दे देंगे। तो ये सभी ने यही काम कर रखा है। विकास फ्रंट पे है, लेकिन अंदर खाने में सबने उन जातियों का गुणागणित बिठा रखा है। कुछ खुल के कहते हैं और कुछ उसको चाशनी में लपेट के बताते हैं कि साहब हम तो जाति धर्म और इससे उठकर हमारी पार्टी काम करती है, और हमारे पास जो है वो हम जब टिकट देते हैं तो धर्म नहीं देखते हैं, इसलिए हमने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। लेकिन हकीकत यह है कि इस बार के चुनाव में पिछड़ी जातियों को, यादव से इतर पिछड़ी जातियों को साधने के लिए बड़ी सूक्ष्मता के साथ, बड़ी गहन अध्ययन के साथ काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। कुछ जगह कामयाब हो रहे हैं, कुछ जगह नहीं हो रहे हैं, कुछ जगह कामयाब हो रहे हैं, कुछ जगह नहीं कामयाब हो रहे हैं। कुछ जगह इनके जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में फेल हो गया, जो कहा गया अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस तरह जाटों के सामने गिड़गिड़ाते हुए भी ऑडियो वायरल होने शुरू हो गए। तो ये विकास सबका फ्रंट है, लेकिन अंदर खाने में जातीय गुणागणित, धार्मिक गुणागणित, यही सारी पार्टियों में चल रहा है।
कहीं किसी के सामने किसी ने विकास की बातें, तो देखिए भाषणों में विकास की बातें ही की जाएंगी और विकास की बातें ही कही जाएंगी। और ये भी सही है कि उस मुद्दे से डिगाने का काम, ये जो गोद लेने वाली बात हो रही है, ये जो उत्तर प्रदेश के शहजादे वाली बात हो रही है, ये जो गंगा जमुना का ये संगम नहीं है, ये क्या है, ये सब तमाम बातें इसलिए हो रही हैं कि ठीक है 2.5 साल 3 साल की उपलब्धियां बताने के लिए केंद्र सरकार के पास भी बहुत कुछ नहीं है और राज्य सरकार को भी मालूम है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का चुनावी समर जीतने के लिए जातियों धर्मों का ही गुणागणित काम आता रहा है। यही ट्राइड एंड टेस्टेड पुराना चला आ रहा है। इस बार कुछ बदल जाए कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की तस्वीर फिलहाल बहुत धुंधली नजर आ रही है। नहीं सर, एक अंतिम सवाल और है, क्योंकि वक्त इससे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है। फाइनल कमेंट भी आपका इससे है कि आज इस बहस को हम इसीलिए लेकर आए थे। अब्बास साहब, अब समय नहीं है। सिद्धार्थ कलन जी, हम इसीलिए इस बहस को लेकर आए थे कि पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, जैसे तमाम इलाके हैं जहां पर तमाम समस्याएं आज भी मुंह बाय खड़ी हुई हैं, उन पर कोई बात नहीं कर रहा है। कोई बाहरी की बात करता है, कोई स्थानीय की बात करता है, कोई विकास की बात करता है, लेकिन उसके बावजूद भी गठबंधन तक के लिए मजबूर हो जाता है। लोग क्या करें? देखिए, गठबंधन के लिए मजबूर होना एक आवश्यकता है हमारे ख्याल से। देश पूरे जो राष्ट्रीय फलक पर देखें तो हर जगह अब गठबंधन की राजनीति का दौर फिर से शुरू हो रहा है, खासतौर पर 2014 के लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद कि किस तरह की तंजीमों को एक साथ इकट्ठा होकर चुनाव लड़ना होगा। वो एक सांप्रदायिकता एक बड़े फलक पे है जिससे मुकाबला करने के लिए लोग एक हो रहे हैं। लेकिन जो आपने पूर्वांचल, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ये मुद्दे नहीं बनेंगे तो क्या पांडिचेरी के विधानसभा चुनाव में मुद्दे बनेंगे? लेकिन नहीं बन रहे हैं ना। ये सवाल तो सारे राजनीतिक दलों से पूछा जाना चाहिए कि ये मुद्दे क्यों नहीं बन रहे हैं। इन मुद्दों को बनना चाहिए। एक्सप्रेसवे ठीक है, एक्सप्रेसवे पे किस तरह के कमेंट हो रहे हैं? अरे एक्सप्रेसवे ये होना चाहिए कि इस एक्सप्रेसवे के आगे ये बलिया तक कैसे जाएगा, उसका रोड मैप क्या होगा, उसकी फाइनेंसिंग कहाँ होगी। सवाल तो ये खड़े होने चाहिए। सही बात। अब सवाल हो गया कि वो एक्सप्रेसवे अभी पूरी तरीके से नहीं बना है। अरे भाई, आप कहोगे पूरी तरीके से नहीं बना है तो ये पूछ लेंगे दिनेश सिंह जी से कि आप एक एक्सप्रेसवे का नाम बताओ जो आपने बनाया हो पूरे देश भर में। नहीं बनाया है आपने कोई एक्सप्रेसवे। ठीक है सर। या मेट्रो का सवाल है, अभी शाहजहां वाला ने जो कहा, सिद्धार्थन जी, और आप कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता के एक एक्सप्रेसवे का नाम बता दें, मेरी जानकारी बढ़ जाएगी। गठबंधन नहीं है ना पूरे देश के जुमले पर पूरे देश के एक एक्सप्रेसवे का नाम बता दें जो आपने बनाया है। विकास के साथ जा रहे हैं सिद्धार्थ जी। मेरा सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। आप पत्रकार हैं। अब जनता जो है विकास के साथ, जिन राज्यों में भी जिसकी सरकार बने, जनता विकास के साथ जा रहे हैं। आप एक एक्सप्रेसवे का नाम बता दें, मेरा सामान्य ज्ञान बढ़ जाएगा। इतना भी लोग नापाक गठबंधन करें। ठीक है, ठीक है सर, एक्सप्रेसवे का नाम बता दें कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि मुझे गोद ले लिया है और गोद लिए हुए बेटे पे भरोसा करो, तो उत्तर प्रदेश के भाजपा के सगे बेटे राजनाथ सिंह और कलराज मिश्रा के ऊपर मतलब मां को भरोसा नहीं रहा। ये भी मोदी जी कह रहे हैं। ये भी मोदी जी कह रहे हैं। अब वक्त इससे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है। वक्त इजाजत इससे ज्यादा नहीं दे रहा है। लेकिन ये साफ है, इतना तो साफ है कि विकास के बहाने राजनीति तो खूब चमकाती हैं सभी सियासी पार्टियां, लेकिन जब विकास के मुद्दों पर कुछ करने की बारी आती है, जब पावर में भी होते हैं, तो वो एजेंडा नजर नहीं आता है। चुनावी बेला में इन मुद्दों की याद भी आती है, लेकिन समीकरण सारे बैठाने की कोशिश की जाती है। जनता जनार्दन है। 3 चरण का, आज तीसरे चरण का मतदान था। अभी कुछ चरणों के मतदान और बाकी हैं और 11 मार्च को जब नतीजे सामने आ जाएंगे तब पता चल जाएगा कि जनता किस पर भरोसा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। सियासत में इन दिनों स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा खूब तूल पकड़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने खुद को यूपी का गोद लिया बेटा बताया। विपक्षी पार्टियों ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया। खुद को उत्तर प्रदेश का बेटा बताने की कोशिश की जा रही है, विकास के आयाम गढ़ने की कोशिश बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि विकास के मामलों को लेकर क्या सभी सियासी पार्टियां गंभीर हैं और क्या जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने के दावे किए जाते हैं वो तस्वीर बदली। स्पेशल एडिशन में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।